नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। मैं वो सभी इम्पॉर्टेंट्स अमेंडमेंट आपके साथ सामने शेयर करने वाला हूं जो हर एक छोटे बड़े एग्ज़ामों में पूछा जाता है। खास करके वो अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे टेकअप किया है जो कि PCSJ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लॉ के इंट्रेंस एग्ज़ामों में पूछा जाता है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ 3-4 पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर दूसरी बात है 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। फिर 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs बनते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो अमेंडमेंट किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, ठीक। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो हर एक एग्ज़ामों में पूछा जाता है, उसी अमेंडमेंट को मैं यहाँ पे टेकअप किया हूँ, ठीक। मैं इसमें 4-5 एक्सपेक्ट आप लोगों को बताऊँगा। जैसे कि जब ये संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, उस समय राष्ट्रपति कौन था और उद्देश्य क्या था। संविधान संशोधन करने का आखिर में कोई उद्देश्य रहा होगा तभी तो संविधान में संशोधन किया गया है। बिना किसी उद्देश्य का तो हम कुछ संशोधन कर नहीं सकते हैं ना। तो मैं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता हूँ। हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1951 में, ठीक। उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य क्या था, जो मेन मोटिव क्या था, हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का मेन मोटिव क्या था। जो मेन मोटिव था भूमि संबंधी सुधारों को लागू करना। भाई हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्ट 4 है उसमें DPSPs की बात की जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात की जाती है। अगर सारे ज़मीन हमारे ज़मींदारों के पास रहेगा तो फिर हमारे देश में DPSP लागू होगा कैसे। इन सभी बातों को लेकर के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2 आर्टिकल थे, वो 2 आर्टिकल थे 31A और 31B। इसमें प्रमुख प्रावधान ये था जो अनुच्छेद 31 से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को संवैधानिक मान्यता देना, कि जमींदारी प्रथा को कैसे हटाया जाए इसको संवैधानिक मान्यता देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया था। बहुत ही गंभीर समस्या बन गई थी कि आखिर में ज़मींदारों से ज़मीन ली जाए तो किस तरह से ली जाए। भाई ज़मींदार ज़मीन देगा नहीं अपना, जब ज़मींदार अपना ज़मीन देगा नहीं तब तक हम गरीबों को ज़मीन कैसे दे पाएंगे, तो हमारा DPSP लागू कैसे हो पाएगा हमारे देश में। इन्हीं सबों से रिलेटेड जो हमारा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। फिर इसी में एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 31B। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों अथवा संवैधानिक संशोधन को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ठीक। तो जब बात होता था कि हाँ क्या कहते हैं जमींदारों से ज़मीन ली जाएगी और गरीबों में बांटा जाएगा, तब जमींदार क्या करते थे, जैसे ही सरकार कहती थी कि मैं आपकी ज़मीन लूँगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उन लोगों का वायलेशन होता था, क्योंकि ये जो ज़मीन था ये मौलिक अधिकार था, हमारा फंडामेंटल राइट था। तो जब ये वायलेशन होता था तब वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। जब सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट कहता था भाई मैं किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता। ये भी बात सही थी। और DPSP को भी लागू करना था इंडिया में, दोनों बातें एक साथ चल नहीं सकती थी। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था इसी के लिए आया था, भूमि सुधार को लागू करने के लिए। यहाँ पे एक केस आया था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस होता है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एक मेंस में इस केस को कोट करना अनिवार्य होता है। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। ये जो केस आया था ये 24 अप्रैल 1973 को आया था। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का जो मामला था वो 24 अप्रैल 1973 को आया था, ठीक। के मामले में जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, मतलब इस केस में बताया गया था जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा उसका हम रिव्यू करें, उसके पहले किसी भी कानून का रिव्यू नहीं होगा। मतलब जो केशवानंद जो 1973 के पहले का जो भी मामला है उसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगी। जो 1973 के बाद का जो भी कानून आएगा 9वीं अनुसूची में आएगा, भले ही आता है, उसका सरकार क्या करता है, उसका जो कोर्ट है उसका रिव्यू करेगी। अब बताते हैं 9वीं अनुसूची है क्या। 9वीं अनुसूची में ऐसा क्या था कि कोर्ट रिव्यू करने से 1973 के पहले मना करती थी। संसद यदि किसी भी कानून या संविधान संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची का भाग घोषित कर देती है
तो उस कानून को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये 9वीं अनुसूची में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी गई थी ये बातें। पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। जो 9वीं अनुसूची थी वो क्या कहते हैं, पहले संविधान संशोधन द्वारा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक, अब इसके बाद अन्य संशोधन क्या किए गए थे। जो पहला संविधान संशोधन था उसमें और क्या क्या संशोधन किए गए थे। इसके अलावा पहले संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 4 को जोड़ा गया था। ठीक, जो आर्टिकल 15 में सब क्लास 4 को जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनकी उन्नति के लिए नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ओबीसी के लिए भी उस समय ओबीसी के लिए आरक्षण की बात चल रही थी और इसी में बताया गया था ओबीसी के आरक्षण के लिए। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे संविधान संशोधन पे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था दोस्तों, वही संविधान संशोधन मैं यहाँ पे टेक ओवर कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे संविधान संशोधन का। इसका प्रमुख तथ्य क्या था। जो संविधान संशोधन हुआ, जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ, आखिर में किस लिए तीसरा संविधान संशोधन किया गया। ये आया था 1954 में हमारे देश में। उस समय तीसरा संविधान संशोधन जब हुआ था तो 1954 में हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। उद्देश्य क्या था इसमें, खाद्य पदार्थों के संबंध में केंद्र को शक्तियां प्रदान करना था। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी तीसरे संविधान संशोधन में, खाद्य पदार्थों के संबंध में था। भाई अनाज का हमारे देश में कमी हो जाता था, इसको लेकर के हमारे देश को बड़ा जहोजिलात करना पड़ता था। इसीलिए खाद्य पदार्थों के लिए तीसरा संविधान संशोधन किया गया। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट प्रमुख बातें हम आपसे बताना चाहते हैं कि आखिर में मेन बातें क्या थी खाद्य सुरक्षा को लेकर के। आवश्यक खाद्य पदार्थों को राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में शामिल कर दिया गया। जो राज्य सूची में जो खाद्य पदार्थों को रखा गया उनको संघ सूची में शामिल किया गया। दरअसल आवश्यक खाद्य पदार्थ के पूर्व नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकारों को था। जो खाद्य पदार्थों का नियंत्रण था वो राज्य सरकार में, वो राज्य सूची में डाला गया था। जो हम लोग सूची पढ़ते हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। जो क्या कहते हैं 7वें अनुसूची में दिया गया, 7वें अनुसूची में दिया गया है। उन सबों में तो जो खाद्य सूची थी वो हमारा ये राज्य सूची में था। और राज्य सूची का विषय होने के चलते क्या होता था, समस्याएं हमारे देश में बढ़ती जाती थी। तो इससे आपातकालीन स्थिति में बड़ी जटिलता उत्पन्न हो जा रही थी। जो हमारा राज्य सूची में होने की वजह से क्या होता था, जटिलता उत्पन्न हो जाती थी। किसको लेकर, खाद्य पदार्थ को लेकर के जटिलता उत्पन्न हो जाती थी। अतः केंद्र सरकार को सभी प्रकार के आवश्यक पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई थी। जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था उसमें राज्य से सारी शक्तियां लेकर के, जितना भी राज्य से शक्तियां लेकर के सारी शक्तियां केंद्र को उस समय प्रदान की गई थी। यहीं से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया गया था। जो अभी कोरोना के टाइम में भी जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात चल रही थी कि मास्क को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट मान लिया गया है और सैनिटाइजर को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत रखा गया है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रखा गया है। अब मित्रों मैं बात करना चाहता हूँ जो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मैं उन्हीं की बात करता हूँ इस समय। फिर मैं बात करता हूँ 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, कि 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था। ठीक, तो ये आया था 1955 में। प्रधानमंत्री थे सेम डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, मेन इसका चीज़ इंपॉर्टेंस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों आया था, 5वां संविधान संशोधन किस लिए आया था। राज्य पुनर्गठन के विषय में विधानमंडलों हेतु समय सीमा निर्धारित करने के लिए ये आया था। जो 5वां संविधान संशोधन किया गया था, जो समय सीमा का निर्धारण नहीं था, वो जब दे दिया जाता था तो वो 6-6 महीने तक अपने पास रखे रहते थे। कहाँ पे, विधानमंडलों में। जो राज्य का विधानमंडल था वहाँ पे वो बिल को अपने पास 6-6 महीने तक दबा कर रखे रहते थे। इससे समस्याएं होती थी। अब प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, प्रमुख समस्याएं यहाँ पे क्या उत्पन्न होती थी, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। मूल रूप से अनुच्छेद 3 के अधीन राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों को राज्य में भेजकर उनका मत प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की गई। अब क्या व्यवस्था की गई थी, इसमें व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
कोई निश्चित समय सीमा था ही नहीं, जिससे दुविधा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि राज्य विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक रखते थे। जो राज्य का विधेयक था वो राज्य सरकार सोचती थी कि अब तो ये हमारे हाथ में है, उसको अनिश्चित काल तक वो क्या करके रखते थे, तब बिल्स को रोक करके रख लेते थे। जब जाहिर सी बात है, जब किसी भी बिल को रोक करके रख लिया जाएगा तो वो पास होगा नहीं, जब पास नहीं होता था वो डिले होता था। इसीलिए 5वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक, अतः इस संशोधन द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी कि राष्ट्रपति विधेयक को जब राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजेगा तो उसमें समय सीमा का भी निर्धारण अवश्य करेगा कि हाँ, राज्य के पास भेजा जा रहा है, राज्य उस पर इतने दिनों के अंदर ये समय सीमा राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि राज्य उस समय सीमा के भीतर अपना मत नहीं देता है तो उस विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा स्वतः पारित किया मान लिया जाएगा। ठीक, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, राज्य को तय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को उत्तर देना है। जो राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया था 5वें संविधान संशोधन में, राज्य को तय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को उत्तर देना है, अन्यथा ये समझ लिया जाएगा कि वो तैयार हैं। कौन तैयार है? राज्य। वो राज्य अगर समय सीमा के अंदर वो अपना पास करके नहीं देते हैं, बिल को पास करके नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति जब समय लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगा तो मान लिया जाएगा कि ये क्या कहते हैं, राज्य इस बात को मानने के लिए तैयार है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं 7वें संविधान संशोधन पे। ठीक, जो इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ 7वां संविधान संशोधन। ये आया था कब? ये भी आया था 1956 में आया था। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये उद्देश्य इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है 7वें संविधान संशोधन का? राज्य का पुनर्गठन के बारे में ये आया था कि हाँ, राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से किया जाए, इसलिए ये आया था 7वां संविधान संशोधन। ठीक, दूसरी अनुसूची में संशोधन जब हुआ था तब से ये लागू हो रहा था। 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। यहीं से 7वें संविधान संशोधन से जो 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण था उसको समाप्त कर दिया। 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई थी। 7वें संविधान संशोधन से ही 2 राज्य के लिए भी एक हाईकोर्ट सिर्फ बनाया जा सकता है। ठीक, अब आगे मैं 9वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ। 9वां संविधान संशोधन ये आया था 1960 में। प्रधानमंत्री उस टाइम भी जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आया था भारतीय भूभागों के हस्तांतरण की व्यवस्था के लिए कि हम भारत के जो भूभाग हैं उसको हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक मामला आता है बेरूबरी का कि हाँ, हम अपने बेरूबरी को, जो बेरूबरी एक जगह था, उसको हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर दिए थे पाकिस्तान को, किस तरह से आपको एक्ट बनाना है। ये सारी चीज़ें 9वें संविधान संशोधन, इसमें जो प्रमुख बातें लिखी गई थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस संविधान संशोधन द्वारा पश्चिम बंगाल के बेरूबरी को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया था। कहा गया है कि अगर कोई भी ज़मीन हमको टेरिटरी भारत के अंदर लेना है, चाहे कोई भी अपना टेरिटरी भारत को किसी देश को सौंपना है, तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है। दरअसल 1956 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत पश्चिम बंगाल के बेरूबरी केंद्र शासित प्रदेश को पाकिस्तान को सौंपना था। मतलब एक समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में कि जो बंगाल का जो बेरूबरी जगह है उसको पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करना था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केंद्र सरकार अपनी संप्रभु शक्ति, जो केंद्र सरकार है वो अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भारतीय भूभाग को विदेशी सरकार को नहीं सौंप सकती है। ठीक, यह कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है कि बिना, अगर सरकार बहुमत में है तो वो चाहेगी तो अपना किसी को भी अपना भाग तब तो ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पूर्ण बहुमत में हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप कोई भी अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना मस्ट है। बिना संविधान संशोधन किए आप अपनी लैंड को, आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे देश को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बताया गया था। अब हम बात करेंगे 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया था? ये आया था 1960 में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फिर थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में स्पष्टीकरण को लेकर के ये बात की गई थी। जो 11वां संविधान संशोधन किया गया था, जो 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, ये राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में स्पष्टीकरण को लेकर के बात किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन को, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन था उसको, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसका निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है।
निर्वाचक मंडल पूरा न होने पर भी राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन, उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रक्रिया उसमें किस प्रकार का संशोधन होगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था इसमें की गई थी संशोधन में। अब हम बात करेंगे 15वां संविधान संशोधन की। जब 15वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये आया कब था, ये आया था 1963 में। पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंट साहब बदल गए हैं, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आ गए। 1963 की ये बात हो रही है। उद्देश्य क्या था, भारतीय न्यायिक प्रणाली के संबंध में प्रावधान, मतलब कि जो भारतीय न्यायिक प्रणाली है, मतलब जो कोर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट है, उनको लेकर के किस प्रकार के प्रावधान हो रहे थे उसके बारे में ये 15वां संविधान संशोधन आया था। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या था, प्रमुख जो हमारी प्रावधान था, जो प्रमुख प्रावधान था 15वां संविधान संशोधन में, हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। जो 15वां संविधान संशोधन था, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आयु फैक्टर है, जो 60 हमारा आयु था यहाँ पे 62 कर दिया गया। कहाँ, हाई कोर्ट में। किसी उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उसके कार्यकाल के दौरान दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरण करने किया जा सकता है। ट्रांसफ़र, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की भी बात की गई है कि एक हाई कोर्ट किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल के दौरान भी किसी दूसरे हाई कोर्ट में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये बात कही गई थी। उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति का दायरा बढ़ा दिया गया। ठीक, कब उच्च न्यायालय, अब उच्च न्यायालय किसी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है जो कि उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो। अगर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत न भी आता हो तो भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। हमें पता है कि हमारे क्या कहते हैं, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिटें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कब, जब हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, कब, जब हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तब हम जा सकते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ हमारा फंडामेंटल राइट जैसे ब्रीच होता है तो हाई कोर्ट भी हम जा सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 17th संवैधानिक संशोधन, मतलब 17वां संवैधानिक संशोधन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो हमारे थे वो हमारे JL नेहरू साहब ही थे। नहीं, पहले तो ये 1964 में आया था, प्रधानमंत्री JL नेहरू साहब ही थे, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी। अब उद्देश्य इसका देखिए, 9वीं अनुसूची के दायरे को विस्तार करना था। जो 17वां संविधान संशोधन था, 9वीं अनुसूची के दायरे को यहाँ पे क्या करना था, विस्तार करना था, बढ़ाना था। अब इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए गए थे, जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात, केरल और मद्रास राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार, केरल और मद्रास राज्यों द्वारा, दोस्तों हम 17वें संविधान के प्रमुख प्रावधान के बारे में बात करना चाहते थे। केरल और मद्रास राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान, ताकि उन्हें न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, इसीलिए ये संविधान संशोधन की। यहाँ पे दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का, जो 1965 में आया था, के मामले में इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। जो ये 9वीं अनुसूची के दायरे का विस्तार की बात की जा रही है, ये सज्जन सिंह के मामले से रिलेटेड है। अब हम बात करने जा रहे हैं 18वें संविधान संशोधन से, कि 18वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था। ये 1966 में आया था। प्रधानमंत्री, अब देखिए यहाँ पे पहले पिताश्री थे, अब पुत्री आ गई है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, अब इंदिरा गांधी जी आ गई हैं 1966 में। राष्ट्रपति सेम है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उद्देश्य क्या है यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की शक्ति संसद को सौंपना। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, प्रमुख प्रावधान क्या था इसमें, इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। ये पुत्री के द्वारा किया जा रहा है, किसकी पुत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री के द्वारा ये किया जा रहा है, ये संशोधन। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। यह प्रावधान किया गया कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों का भी पुनर्गठन कर सकती है। जो संसद है, सारी पावर किसके पास अब आ रही है, संसद के पास आ रही है। यह प्रावधान किया गया कि संसद केंद्र शासित प्रदेशों का भी पुनर्गठन कर सकती है। अब धीरे धीरे इंदिरा गांधी जी क्या करने लगी,
जैसे सरकार में आई वो पावर को अपने हाथ में लेने लगी। अब देखिए वो किस तरह से आयरन लेडी बन रही इंदिरा गांधी। फिर तड़के में हुआ 19वां संविधान संशोधन। 19वां संविधान संशोधन हुआ 1966 में। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उद्देश्य क्या था? अब उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे की शक्ति प्रदान करना। अब देखिए अब ये उच्च न्यायालय पे भी अपना हस्तक्षेप करना चाहती थी। ये हमारा संविधान 19वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो इंदिरा गांधी थी वो सोच रही थी संसद पे तो मेरा पूरा कमांड है ही है, अब मैं न्यायालय पे भी कमांड बनाना चाहती थी। अब यहाँ पे मुख्य प्रावधान क्या था? मूल संविधान में संशोधन और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में होने वाले विवादों का निपटारा करने की शक्ति भारतीय चुनाव आयोग को प्रदान की गई थी। किंतु इस संविधान संशोधन द्वारा यह शक्ति भारतीय चुनाव आयोग से लेकर उच्च न्यायालय को प्रदान कर दी गई थी। वस्तुतः इस समय भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ रहा था। अगर न्यायालय में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो न्यायालय कहीं ना कहीं कमजोर होने लगेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए उच्च न्यायालय को संसद और विधायकों के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करने की शक्ति दे दी गई थी। इसी संविधान संशोधन में जो 19वां संविधान संशोधन था, इसी में ये बात की गई थी। अब हम बात करेंगे 21वें संविधान संशोधन की। फिर पुत्री की बात आ जाती है। ये कब हुआ था? 1967 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब देखिए अब यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स चेंज हुआ, राष्ट्रपति अब आ गए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उद्देश्य क्या था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं अब इम्पॉर्टेंट 24वां संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। 24वां संविधान संशोधन, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? 24वें संविधान संशोधन का जो प्रमुख उद्देश्य था 24वां संविधान संशोधन का, ये आया कब था? ये आया था 1971 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब राष्ट्रपति यहाँ पे फिर बदल गए, डॉक्टर वी गिरी जी हो गए। अब इसका उद्देश्य क्या था? संसद की संविधान संशोधन को, 24वां संविधान संशोधन, इसका प्रमुख उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या क्या तथ्य था? ये हुआ था 1971 में। प्रधानमंत्री फिर इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति वी गिरी जी थे। और संसद की संविधान संशोधन शक्ति को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करने की बात की गई थी। अब इंदिरा गांधी यहाँ पे अब देखिए अब करना क्या चाहती, वो सारे शक्तियों को, मतलब न्यायिक शक्ति को भी और एग्जीक्यूटिव शक्ति को भी अपने हाथ में लेना चाहती थी। वो एक एकीकृत मतलब सारे शक्तियों का एक केंद्र बनाना चाहती थी अपने हाथ में। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। संसद द्वारा पारित किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं। ठीक, जब ये बातें कही गई थी, जब इस संशोधन के द्वारा, जब 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बातें कही गई थी कि संसद कोई भी हिस्सा चेंज कर सकता है, तभी धीरे धीरे अब न्यायालय के मन में खटास उत्पन्न हो रहा था कि ये जो लेडी जो आई हैं इंदिरा गांधी जी, ये हमारे वो सारी शक्तियों को अपने हाथ में लेना चाहती थी। ठीक, अब देखिए न्यायपालिका के मन में गुस्सा तो फूट रहा था इनके खिलाफ। फिर अब आता है नया संविधान संशोधन, जिसको हम लोग 25वां संविधान संशोधन के नाम से। ये कब आया था? ये आया था 1971 में आया था। ये जो 25वां संविधान संशोधन 1971 में आया था। प्रधानमंत्री फिर से इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फिर से वी गिरी। अब हाँ, यहाँ पे बातें क्या? मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों की वरीयता सुनिश्चित करना। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी थोड़ा सा तानाशाही रंग लेके आ रही हैं। उनका ये मानना था कि मूल अधिकारों से ज़्यादा जरूरी है हमारे DPSP, जो हमारे संविधान निर्माता थे। उन्होंने कहा था कि हमारे नागरिकों के लिए मूल अधिकार सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब इंदिरा गांधी जी का कहना था यहाँ पे कि मूल अधिकारों से ज़्यादा जरूरी हमारे लिए नीति निदेशक तत्व हैं। अब देखिए इंदिरा गांधी जी कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट से ज़्यादा आवश्यक DPSP है। DPSP को लागू करने के लिए यदि मूल अधिकारों को रोकना पड़े तो उसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि DPSP ज़्यादा जरूरी है फंडामेंटल राइट की तुलना में। ऐसा PM इंदिरा गांधी कह रही हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब आती है बात, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के DPSP की बात हम कर रहे हैं। आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में वर्णित निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को आर्टिकल 14 एवं आर्टिकल 19 के उल्लंघन के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 39 कहता क्या है? ठीक, आर्टिकल 399B समाज के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण करना
सुनिश्चित है। ये डीपीएसपी है, मतलब हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं उसको सामूहिक रूप से गरीब और अमीर से अमीर सब में डिस्ट्रीब्यूट करना ये हमारे राज्य का कर्तव्य है। फिर अनुच्छेद 399C क्या कहता है? अर्थव्यवस्था का इस प्रकार संचालन करना चाहिए कि धन और उत्पादन के साधन सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित न हो। जो भी हमारे देश में उत्पादित हो रहा है, जो भी हमारे देश में, वो सभी के पास पहुंचना चाहिए। इस तरह से डीपीएसपी की बात की जाती है। फिर हमारा इंदिरा गांधी जी की बात हम करते हैं। इंदिरा गांधी जी कह रही थी ना कि फंडामेंटल राइट जो है हमारा वो कम किया जा सकता है, डीपीएसपी को बढ़ाया जा सकता है। अब हमारा जो मामला आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मामला आता है, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करने से रोकता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहाँ की गई है, किस लिए की गई है, वो बात हमको बताता है केशवानंदा भारती का मामला। ये मामला सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इस मामले को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ये मामला क्या है? 24वें एवं 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठीक, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की भावनाओं को नष्ट करता हो। भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप संसद हैं, आपके पास पावर है, आप जो चाहें वो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। ये कहनाम था हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 39 और 39 को लागू करने के लिए संसद अनुच्छेद 14 और 19 को सीमित अवश्य कर सकती है, किंतु उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। उसको सीमित कर सकती है, आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 19 को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के उसमें सीमित कर सकती है, लेकिन उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट सीमित तथा उल्लंघन दोनों शब्दों का विधान सूक्ष्म अंतर को प्रकट किया गया। किस प्रकार से इन दोनों में अंतर है? अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट 26वां संविधान संशोधन। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो हर एक एग्जामों में पूछा जाता है। ये आया था 1971 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। अब क्या क्या इसमें मोटिव था, किस उद्देश्य के लिए आया था? देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा प्रीवी पर्स की सुविधाओं को समाप्त किया गया था। जो हमारे जिनसे हम लोगों ने राज्य को लिया था, जैसे कि सम्मिलित किया था, तो उन लोगों को क्या देना पड़ता था? एक मोटी मोटी रकम देनी पड़ती थी। एक प्रीवी पर्स के मामले में इंदिरा गांधी के द्वारा ये कार्य ठीक किया गया था। हमारे देश का एक बड़ा अमाउंट होता था, बड़ा जो हिस्सा था वो इन राजाओं महाराजाओं को प्रीवी पर्स के रूप में देने में ख़त्म हो जाता था। तो बाकी लोगों के पास संसाधन देने के लिए हमारे देश के पास कुछ था ही नहीं। वैसे ही हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होने के कारण से गरीब हो गया था। ठीक, फिर आता है 33वां संविधान संशोधन। ये होता है 1974 में। ठीक, 33वां संविधान संशोधन 1974 में होता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। इसका उद्देश्य क्या था? संसद एवं विधायकों के त्याग पत्र को स्वीकार करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई थी। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो वहाँ पे स्पीकर होते हैं, जो हमारे स्पीकर महोदय जो इस समय ओम बिरला जी हैं, उसकी बात की जा रही है। इसमें प्रमुख प्रावधान किया गया है अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन की बात की गई है। संसद और राज्य विधानमंडलों में संसद का व्यय पत्र अध्यक्ष सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आवश्यकता हो कि त्यागपत्र वास्तविक है तथा बिना किसी भी दबाव के दिया जा रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि पहले सरकार को गिराने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाया करती थी विपक्ष की पार्टी कि हाँ, उनकी सरकार को गिराना है, उनके 10 विधायकों को, चाहे उनके 10 सांसदों को, चाहे 50 सांसदों को क्या किया जाता था? ठीक, यहाँ पे ज़बरदस्ती दबाव दे करके खरीद लिया जाता था। इसीलिए इंदिरा गांधी के द्वारा ये लाया गया था कि जो भी जब कोई इस्तीफा अपना दे रहा है तो जो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं वो जांच पड़ताल पहले कर ले कि ये किसी दबाव में तो नहीं दे रहा है। ठीक, फिर हम बात करते हैं, अब इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं 35वां एवं 36वां संविधान संशोधन। जो इसमें प्रमुख बातें हैं, ये कब आया था? तो ये आया था 1975 में। ये संविधान संशोधन आया था 1975 में और इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति अभी भी बीबी गिरी हैं। सिक्किम के संबंध में यह प्रावधान किया गया था। ठीक, इसमें जो प्रमुख बातें हैं,
35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था तथा इस हेतु 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। यहीं से 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम के संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया, साथ ही 10वीं अनुसूची को भी हटा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि सिक्किम को कब जोड़ा गया था। तो ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जोड़ा गया था। ये हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब जोड़ा गया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं 38वें संविधान संशोधन की। ये कब आया था? ये आया था 1975 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति अभी भी बीबी गिरी थे। और ये इसका उद्देश्य क्या था? आपातकाल की घोषणा तथा अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करना था। इन्हीं सबों के बारे में ये बात की प्रमुख प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किया गया था इसमें। फिर अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया था। जो ये संविधान संशोधन हुआ था, 38वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें ये बातें बताई गई थी। फिर बात आता है 39वां संविधान संशोधन की, जो कि प्रमुख तथ्य इसके क्या हैं। ये 1975 में आया था। उस समय भी जो हमारी प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति बीबी गिरी, निर्वाचन संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर करने के लिए ये बातें की गई थी। 39वां संविधान संशोधन आया था। इसके प्रमुख प्रावधान कहते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। यहीं से सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। ऐसे विवादों की सुनवाई संसदीय विधि द्वारा स्थापित एक समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया था। जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, जो संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया 42वां संविधान संशोधन। ठीक, इसका प्रमुख प्रावधान है, ये 1976 में आया था। ठीक, और ये इस समय प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी अब क्या हो चुके हैं, राष्ट्रपति जी डायरेक्ट बदल चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद अब राष्ट्रपति यहाँ पे आ गए हैं। संविधान का अब तक का सबसे बड़ा संशोधन, जिसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इस संविधान संशोधन करने का उद्देश्य क्या था? एक प्रकार से संविधान को अपडेट करना था। इस संविधान को संशोधन करने का मतलब एक प्रकार से संविधान को अपडेट किया गया। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर इस संशोधन को क्या किया गया था? तैयार किया गया था। उन्हीं के आयोग के सिफारिश के द्वारा इसको संशोधित किया गया था। उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता, इन्हीं 3 शब्दों को संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। भाग 4 अनुच्छेद 51 मूल 10 मूल कर्तव्यों को यहीं से जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो वर्तमान में अब 11 हो गए हैं। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होगा। शिक्षा, वन एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल, न्याय प्रशासन तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन के विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रशासनिक तथा अन्य प्राधिकारी का गठन अनुच्छेद 323A के द्वारा किया गया। संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किया गया। जो संविधान का संशोधन होता था उसको न्यायिक समीक्षा के बाहर किया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यहीं से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। इसी संविधान संशोधन से संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई थी। इसी संविधान संशोधन से 3 नए और यहीं से 3 नए निदेशक तत्व भी जोड़े गए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि आर्टिकल 39A में दिया गया है, जिसको कि फ्री लीगल एड की बात की गई है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता,
पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों में संरक्षण करना। ये सारी चीज बातें ये 1942वें संविधान संशोधन से आती है। अब देखिए यहाँ पे हमको डिफरेंस जो हम बताना चाहते हैं अनुच्छेद 368(4) और अनुच्छेद 368(5) के बारे में। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 368(5) क्या कहता है? संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा। ये दोनों बातें कही गई थी। अब आता है हमारा केस लॉ, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ यहाँ पे आता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला है 1980 का। इसमें अनुच्छेद 368(4) को मूल ढांचे की संकल्पना बताया गया था और अनुच्छेद 368(5) को ये न्यायिक समीक्षा बताया गया था। इसको सही माना गया था, इसको गलत माना गया था। ठीक, फिर आ जाता है हमारा 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था 44वां संविधान संशोधन में? यहाँ पे आपको एक और फैक्टर देखने को मिलेगा कि ये हुआ था 1978 में। प्रधानमंत्री अब देखिए बदल गए, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी हो गए। 42वें संविधान संशोधन के कुछ आक्रामक प्रावधानों को हटाने की बात यहाँ पे की गई थी 44वें संविधान संशोधन में। मूल प्रावधान कहते हैं संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा आर्टिकल 31A में, आर्टिकल 31B में हम पढ़ रहे थे, उसको आर्टिकल 300A में इसको क्या कर दिया गया था? ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। जो 352 में जो हमारा जहाँ पे वो लगता है क्या कहते हैं इमरजेंसी की बात की गई थी, राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश, ये सारी बातें ये 44वें संविधान संशोधन तक मैंने की है। ये मेरे दोस्तों ये मेरा पार्ट फर्स्ट था जिसमें मैंने 44वें संविधान संशोधन तक की बात की गई है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें समझ में आएगी। अगर इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये जिस तरह से मुझे रटा हुआ है उसी तरह से आप लोगों को भी मैं उम्मीद करता हूँ ये रट जाएगा। और सिर्फ रटना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इसको अगर मैं एक इंसान हूँ, अगर मुझे समाज में जीना है तो मुझे जानना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किस लिए संविधान संशोधन होते हैं। और अगला जो मैं पार्ट लाऊंगा उसमें मैं बाकी जो संविधान संशोधन हुआ है उसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, मैं खुद ही इंटरप्रिटेशन करता हूँ, मैं खुद ही लिखता हूँ। मैं विभिन्न पेपरों से इसको ढूंढता हूँ कि किस किस एग्जाम में कौन कौन से क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पूछा गया, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने 5-6 सालों के PCSJ के पेपर को एनालिसिस किया था, मैंने लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर को एनालिसिस किया था, मैंने UPSC के पेपर को एनालिसिस किया था। उसके बाद से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विथ केस लॉस के साथ मैंने इसमें डाला है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।